नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम द ब्रूक पोइट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे। तो मैंने सभी शॉर्ट और ब्रॉड क्वेश्चंस को अरेंज किया है इस पोइट्री के, जिन्हें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। और पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे कि कोई भी मिस हुआ है क्वेश्चन या फिर मैंने कोई भी अच्छे से नहीं समझाया किसी पॉइंट को, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ब्रूक? तो ब्रूक कविता के कवि कौन है, लेखक कौन है? तो आंसर है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज द पोएट ऑफ द पोएम ब्रूक। तो ब्रूक के लेखक हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज आई इन द पोएम ब्रूक? यानी कि ब्रूक कविता में जो आई मेंशन्ड है वो कौन है असल में? तो आंसर है इन द पोएम ब्रूक आई इज ब्रूक इटसेल्फ। यानी कि कविता में जो आई है वो खुद ब्रूक ही है। यानी कि ऐसा आप मान लीजिए कि ब्रूक ने खुद ये कविता लिखा है, मतलब पोएट ने एक्चुअली ऐसे ही लिखा है ताकि ऐसे ही समझ आए। हाउ डज द ब्रूक बेबल? यानी कि जो ब्रूक है वो किस तरीके से शोर मचाता है? आंसर है ड्यूरिंग इट्स जर्नी द ब्रूक पासेस ओवर अ लॉट ऑफ स्टोन्स एंड बेबल्स विच क्रिएट्स टू मच नॉइस एंड बिकॉज ऑफ दैट इट सीम्स लाइक द ब्रूक इज बेबलिंग। यानी ब्रूक जब शुरू होता है चलना तो वो बहुत से पत्थरों से टकराता है और बहुत सा आवाज़ निकलता है, और क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े चट्टानों से भी टकराता है इसलिए एक ऐसा आवाज़ निकलता है जिससे लगता है कि ब्रूक मानो शोर कर रहा है। तो उसी शोर करने जैसा आवाज़ जो है उसी की वजह से कहा गया है कि ब्रूक शोर करता है। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर डज द ब्रूक कम फ्रॉम? यानी कि ब्रूक कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है? आंसर है द ब्रूक कम्स फ्रॉम द प्लेस विच इज़ रेगुलरली विजिटेड बाई कोट्स एंड हर्न। यानी कोट्स एंड हर्न जो है वो दो तरीके के पंछी है। तो ये पंछी जहाँ रेगुलरली आते जाते हैं वो एक जगह है, वहाँ से ब्रूक निकलता है। यानी कि पानी जो है वहीं से बहना स्टार्ट होता है। वेयर डज द ब्रूक मीट द रिवर? यानी कि ब्रूक जो है वो कहाँ पे जाके नदी में मिलता है? द ब्रूक मीट्स द रिवर नियर द फिलिप्स फार्म। यानी कि फिलिप्स फार्म के पास वो जाके नदी में मिलता है। हाउ मेनी हिल्स एंड ब्रिजेस डज द ब्रूक पास ड्यूरिंग इट्स जर्नी? तो कितने पहाड़ और ब्रिजेस ब्रूक क्रॉस करता है अपनी जर्नी के दौरान? तो आंसर है द ब्रूक पासेस थ्रू 30 हिल्स एंड 50 ब्रिजेस ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो अपने सफ़र के दौरान ब्रूक लगभग 30 पहाड़ और 50 ब्रिजेस को पार करता है। सेवेंथ क्वेश्चन है वेयर वॉज द पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बॉर्न? यानी कि जो कवि हैं ब्रूक के वो कहाँ पे जन्म लिए थे? तो कवि यानी कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जहाँ पे जन्म लिए थे उस जगह का नाम था समर्सबी, यूनाइटेड किंगडम। एट्थ क्वेश्चन है व्हाट डज स्किमिंग शैलो रेफर टू? यानी कि जो पोएट्री में स्किमिंग शैलो कहा गया है इसका क्या मतलब है? आंसर है देखिए स्किमिंग शैलो रेफर्स टू द शैलो बर्ड which lightly touches the surface of the brook as they fly very close to the surface of the brook। तो देखिए शैलो का मतलब होता है एक तरीके का बर्ड, एक तरीके का पंछी। तो वो जो है शैलो वो ब्रूक के ऊपर से उड़ता रहता है और अचानक से थोड़ा सा नीचे आके ब्रूक के सरफेस को टच करता है और फिर ऊपर उड़ जाता है। तो इसी को कहते हैं स्किमिंग शैलो, यानी कि कवि ने कहा है स्किमिंग शैलो। Whom does the brook want to join at the end of its journey? यानी कि अपने सफर के अंत में ब्रूक किसके साथ ज्वाइन करना चाहता है, यानी कि किस में समाना चाहता है? The brook wants to join the brimming river at the end of its journey। यानी कि ब्रूक अपने सफर के अंत में ब्रिमिंग रिवर को ज्वाइन करना चाहता है। 10th क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट प्लेसेस दैट द ब्रूक पासेस थ्रू। यानी कि ब्रूक जो अलग अलग जगह को क्रॉस करता है उनके नाम बताइए। द डिफरेंट प्लेसेस दैट द ब्रूक पासेस थ्रू आर लॉन्स, ग्रासी प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड बुशेस ऑफ फॉरगेट मी नॉट्स प्लांट्स। तो ब्रूक जो अलग अलग जगह क्रॉस करता है वो है घास के बड़े बड़े मैदान, बहुत सी झाड़ियाँ और कुछ फॉरगेट मी नॉट्स के प्लांट्स। फॉरगेट मी नॉट्स एक तरीके के फूल ही होते हैं बेसिकली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज द पोएट कन्वे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम थ्रू द जर्नी ऑफ द ब्रूक? यानी कि जो ब्रूक का जर्नी है उसके साथ रिलेट करते हुए कवि ने कौन सा आइडिया यहाँ पे दर्शाना चाहा है? देखिए इसका आंसर बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नी ऑफ द ब्रूक the poet is trying to explain the ideal life path of a person. Once the brook starts its journey, it doesn't stop no matter what. So many obstacles like rocks, broken trees, etc. come in its way, but it doesn't stop for anything. Similarly, a person should also keep moving forward towards his goal, overcoming all the obstacles. There are so many beautiful things as well which the brook finds during its journey, but it doesn't stop to see them.
Similarly, a person also shouldn't stop after achieving one goal. He should keep going. So the brook teaches us not to give up and to fight against the obstacles which we find in our journey of life. A life like this is not only a successful one but also is a source of inspiration for others. तो देखिए अब इसका मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे इस पोइट्री पे कवि ने ब्रुक का जो सफ़र है उसके बारे में बताते हुए एक इंसान के ज़िंदगी के सफ़र के बारे में भी बताया है। उन्होंने ब्रुक का एग्जाम्पल दिया है कि कैसे ब्रुक जहाँ से निकलता है, निकलने के बाद उसे बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वो बहुत सी मुश्किलों का सामना करता है, उसके रास्ते में बहुत से पत्थर आते हैं, बहुत से खूबसूरत फूल भी आते हैं, लेकिन ना ही वो फूलों को देखने में रुकता है और ना ही उन पत्थरों की वजह से वो रुकता है। वो आगे चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, इसकी परवाह किए बिना कि रास्ते में क्या आ रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से एक इंसान के जीवन में भी अच्छी चीज़ें आती हैं, बुरी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसे भी कभी भी थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ब्रुक की तरह बहुत सी सुंदर चीज़ें आएंगी, उसके जीवन में सफलता भी उसे मिलेगा, लेकिन उसे उन्हें देखने के लिए रुकना नहीं चाहिए, अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर बहुत से ऑब्स्टेकल्स भी उसके लाइफ में आएंगे, लेकिन उन्हें भी उसे ओवरकम करना है, उन्हें भी उसे पार करके आगे बढ़ते रहना है। वो थमेगा नहीं, आगे चलता जाएगा। तो बिल्कुल ज़िंदगी की तरह है ये ब्रुक, जो कभी थमता नहीं, चलता ही जाता है। और जब ज़िंदगी में कोई आगे बढ़ता रहता है सब कुछ फेस करके, तो दूसरों के लिए वो एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा बन जाता है, बिल्कुल ब्रुक की तरह। 12th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइन्स फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो पोएट्री में एक लाइन है जो कि है फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। इसका मतलब समझाना है, एक्सप्लेन करना है। आंसर देखिए, these lines explain the reality of brook and the whole nature. Human born and die, but the brook keeps flowing years after years without stopping because of anything or anyone, and it will continue to flow forever. The nature always flows whether humans stay or not. तो यहाँ पे कवि ने ब्रुक और प्रकृति की तुलना इंसान के साथ की है। कवि ने कहा है कि जो इंसान है वो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जो ब्रुक है, जो प्रकृति है, वो हमेशा से चलती आ रही है और चलती रहेगी। यानी कि प्रकृति अमर है, ब्रुक अमर है, लेकिन इंसान अमर नहीं है। डिस्कस इन ब्रीफ द ब्यूटी ऑफ नेचर एज डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट इन द पोएम। यानी कि कवि ने जो प्राकृतिक सुंदरता के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इस पोएट्री में, उसके बारे में आपको बताना है थोड़ा सा ब्रीफ में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। While describing the journey of the brook, the poet also talks about the beauty of the nature that the brook is surrounded by. Firstly, the brook starts its journey from the place where birds like coats and hern come. Brook crosses a lot of ridges and stones in its journey. Fishes like lusty trout and grayling keep moving in the brook before joining its final destination, the brimming river. The brook crosses a beautiful blue flower called forget-me-nots. The brook continues its journey under the bright moon and stars as well. In the end, it joins the brimming river. The poet tries to say that man will come and go, but both the brook and the natural beauty around it will stay forever. अब आइए मतलब समझते हैं इसका। तो यहाँ पे ब्रुक के सफ़र की कहानी बताते हुए कवि ने प्रकृति के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। तो सबसे पहले जहाँ पे ब्रुक अपना जर्नी स्टार्ट करता है, वहाँ पे कोट्स और हर्न जैसे पंछी आते जाते रहते हैं। उसके बाद ब्रुक आगे बढ़ते हुए बहुत से पत्थर वगैरह को क्रॉस करता है। बहुत सी मछलियाँ जैसे कि लस्टी ट्राउट, ग्रेलिंग, ये सब ब्रुक में खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसके बाद जो फाइनल डेस्टिनेशन है ब्रुक का, ब्रिमिंग रिवर, उसमें जाने से पहले ब्रुक कुछ फूल के झाड़ियों को भी क्रॉस करता है, जैसे कि फॉरगेट मी नॉट्स, ये एक तरीके का फूल है, इन सब को वो क्रॉस करता है। उसके बाद रात को भी बहुत ही शांत तरीके से ये जंगल में जब जाता है, तब उसके ऊपर बहुत ही सुंदर चांद, तारे, ये सब मंडराते रहते हैं और आखिर में ये ब्रिमिंग रिवर में जा मिलता है। आखिर में कवि यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये तो रहेगी ऐसे ही जैसे कि है ब्रुक के पास, और ब्रुक भी रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन इंसान जो है वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। 14th क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉरगेट मी नॉट्स। तो अभी हमने पढ़ा फॉरगेट मी नॉट्स क्या है। फॉरगेट मी नॉट्स आर ए टाइप ऑफ ब्लू फ्लावर्स, यानी कि एक तरीके का नीले रंग का फूल है। 15th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द जर्नी ऑफ द ब्रुक इन द अर्ली पार्ट ऑफ द पोएम। यानी इनिशियल पार्ट में, शुरुआत के पार्ट में जो ब्रुक का जर्नी है उसके बारे में आपको बताना है।
In the initial part, the brook starts its journey from top of mountains, then it flows down to many villages and valleys. The brook crosses a lot of plants. Sorry, यहाँ पे brooks नहीं brook होगा, इसको मैं काट देता हूँ. The brook crosses a lot of plants like fern in its journey. It also flows under a lot of bridges and then joins the brimming river. तो शुरुआत में ब्रूक जो है वो पहाड़ के एकदम ऊपर से अपना सफ़र शुरू करता है. उसके बाद बहुत से गांव वगैरह भी वो क्रॉस करता है. उसके रास्ते में बहुत से फूल वगैरह भी आते हैं, जैसे कि हमने देखा फॉरगेट मी नॉट्स, ये सब. हालांकि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया. और फिर वो आखिर में ब्रिमिंग रिवर में जा मिलता है. बहुत से ब्रिजेस को भी वो क्रॉस करता है. तो बेसिकली शुरुआत कैसे करता है इसी को आपको यहाँ पे लिखना है. 1 मार्क या फिर 2 मार्क का भी आ सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन द मार्क आप समझ जाएंगे कि आपको ये बड़ा लिखना है या छोटा सा. 16 क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय ट्राउट? तो ट्राउट क्या है? ट्राउट इज ए काइंड ऑफ फिश विच लिव्स इन फ्रेश वाटर. तो ट्राउट एक तरीके का मछली है जो स्वच्छ पानी में रहता है. Which lines in the poem compare the brook to a human being? तो कविता के कौन से वो लाइन है जो इंसान और ब्रुक की तुलना करते हैं? आंसर है, द लाइन्स इन द पोएम विच कंपेयर द ब्रुक टू अ ह्यूमन बीइंग आर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. तो ये हमने पहले भी देखा. ये लाइन है, इनका मतलब है कि इंसान आएंगे, इंसान जाएंगे, लेकिन जो आए हैं यहाँ पे वो ब्रुक है. ब्रुक ये कह रहा है कि मैं हमेशा रहूँगा, इंसान आए या जाए. और नेचर भी एक्चुअली, तो नेचर भी जो है वो ब्रूक ही है, वो भी रहेगा. 18th है, व्हाट इज ब्रूक? ये हमें बहुत ही पहले देना चाहिए था. तो ब्रूक इज ए स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी कि पानी का एक छोटा सा बहाव है जिसे ब्रूक कहते हैं. कोट द रिफ्रेन ऑफ द पोएम द ब्रूक, एक्सप्लेन इट ब्रीफली. तो इस पोएट्री का मेन मैसेज क्या है उसी के बारे में आपको लिखना है अच्छे से. आंसर देखते हैं. द रिफ्रेन ऑफ द पोएम इज फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. तो ये जो मेन लाइन है यही इसका एक्चुअल मैसेज है इस पोएम का, कि इंसान आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो ब्रुक है, जो प्रकृति है, वो हमेशा रहेगी. हेयर द पोएट हैज कंपेयर्ड द ब्रुक विथ ह्यूमन लाइफ. इट इज सेड दैट पीपल विल बॉर्न एंड डाई वन डे बट द ब्रुक एंड दिस नेचर इज गोना स्टे फॉर एवर. द नेचर इज इमॉर्टल अनलाइक ह्यूमन. तो वही जो मैंने अभी कहा कि इंसान जो है वो मॉर्टल है और जो नेचर है वो इमॉर्टल है, यानी कि इंसान रहेगा नहीं रहेगा लेकिन ब्रुक हमेशा रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन. व्हिच बर्ड स्किम्स ओवर द ब्रुक? स्किम्स देखिए, यानी कि ऊपर से जो है पंछी उड़ता रहता है ब्रुक के ऊपर से. मतलब कौन सा पंछी है जो ब्रुक के ऊपर से उड़ता रहता है और क्लोज आके टच करता है? आप देखते हैं ना कि एकदम पानी में टच कर रहा है, हो सकता है वो मछली खाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए. तो ऐसा कौन सा बर्ड करता है? देखिए, shallows are the birds which skim or slightly touch the surface of the brook as they fly very closely. तो जो पंछियाँ ये करती हैं वो है shallows. ऊपर से जा रही है ब्रुक के और सडनली यहाँ पे नीचे आएंगी और पानी में टच करके फिर ऊपर चली जाएंगी. 21st क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइन आई मारमार अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रेमली वाइल्डरनेस. तो ये लाइन है कविता का, आई मारमार अंडर द मून एंड स्टार्स इन ब्रेमली वाइल्डरनेस. इसको एक्सप्लेन करना है. आंसर देखिए, हेयर इट इज सेड दैट एट नाइट अंडर द मून एंड स्टार्स व्हेन द ब्रुक इज फ्लोइंग थ्रू द डीप फॉरेस्ट इट क्रिएट्स वेरी लो साउंड एंड बिकॉज इट इज नाइट सो द रेस्ट ऑफ द एनवायरमेंट ऑल्सो स्टेज क्वाइट. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि घने जंगल में जब रात को ब्रुक सफ़र करता है, यानी कि जब क्रॉस करता है वो घने जंगल को, तो बिल्कुल शांत तरीके से जाता है. उसका साउंड बहुत ही कम रहता है, ज़्यादा शोर नहीं करता. और क्योंकि यह रात है तो दूसरे भी जानवर ज़्यादा शोर नहीं कर रहे होते, तो ओवरऑल एक बहुत ही काम एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही शांत वातावरण होता है उस समय. 22nd क्वेश्चन है, व्हाट डज द ब्रुक रिप्रेजेंट? तो ब्रुक जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ह्यूमन लाइफ और नेचर, इंसानी जीवन को या फिर प्रकृति को? देखते हैं इसका आंसर. द ब्रुक रिप्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ. The brook's journey from its origin to its destination, the brimming river, represents a man's journey from birth to death. The brook faces so many beautiful things in its journey and also faces a lot of obstacles. Similarly, a man also faces a lot of good things and bad things in his life. But what Brook is teaching here is not to give up on anything in life, no matter what. तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरा हैंडराइटिंग तो वैसे ही हमेशा बुरा रहता है, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा बुरा है क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसको लिखते टाइम. तो आई एम रियली रियली सॉरी यार. आई होप आपको समझा पाऊँगा मैं इसे. तो चलिए समझने का ट्राई करते हैं कि ब्रूक जो है वो ह्यूमन लाइफ को, इंसानी जीवन को यहाँ पे दर्शाता है.
जैसे ब्रूक अपना जर्नी शुरू करता है माउंटेन के यानी कि पहाड़ के ऊपर से और ब्रिमिंग रिवर में ख़त्म करता है, तो ये जर्नी इंसान के जन्म से मरण तक की जर्नी को दर्शाती है। ब्रूक अपनी जर्नी में, अपने सफ़र में बहुत सी सुंदर चीज़ों को पाता है, जैसे कि फूल वगैरह, और बहुत सी बाधाओं को भी देखता है, जैसे कि पत्थर वगैरह, पेड़ भी गिर जाते हैं। उसी तरीके से एक इंसान भी अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करता है और बहुत सी सफलताओं को भी पाता है। लेकिन ब्रूक यहाँ पे क्या सिखा रहा है, वो ये है कि आपको अच्छा मिले या बुरा मिले, आपको चलते रहना है, कभी भी रुकना नहीं है। तो ये एक सीख है इंसानों के लिए और इंस्पिरेशन है। 23rd क्वेश्चन है, मेंशन सम वर्ड्स रिलेटिंग टू मूवमेंट इन द पोएम। तो कुछ ऐसे वर्ड्स बताइए इस कविता के जो मूवमेंट को दर्शाते हैं। इसका आंसर है, सम ऑफ द वर्ड्स रिलेटिंग टू मूवमेंट इन द पोएम ब्रूक आर सैली, बिकर, हरी, स्लिप, फ्लो, स्लाइड एंड डांस एक्सेट्रा। तो ये सब वर्ड्स हैं जो मूवमेंट को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन सम ऑफ द वर्ड्स रिलेटिंग टू साउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द पोएम। तो जो साउंड को दर्शाते हैं उनके बारे में आपको बताना है, वो वर्ड्स बताना है। सम ऑफ द वर्ड्स रिलेटिंग टू द साउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द पोएम आर क्लैटर, फ्रैक्ट्स, स्लिप्स, शेड्स, मरमर एक्सेट्रा। तो ये सब वर्ड जो है वो साउंड को रिलेट करते हैं। व्हाट डज द ब्रूक डू एज इट फ्लोज डाउन। तो जब ब्रूक आगे बढ़ता है तो वो क्या करता है, देखिए। When the brook flows down, it makes different sounds as its water moves in spiral. Also, when it flows on the pebbles, it creates different sounds like clatters, slips, etc. तो ब्रुक जब आगे बढ़ता है तब उसका पानी स्पाइरल में मूव करता है। स्पाइरल यानी कि आप देखेंगे पत्थर पे जब पानी लगता है, नदी का पानी, तो वो घूम घूम के आगे बढ़ता है ना, तो उसी को स्पाइरल कहते हैं। वैसे आगे बढ़ता है। और जब कंकर पत्थर पे लगता है उसका पानी, मतलब जब ज़ोर से लगता है, मान लीजिए बड़ा पत्थर हो छोटा पत्थर, तो वो एक अलग सा शोर मचाता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ता है ब्रुक का पानी। व्हाट आर द फ्लावर्स दैट ग्रो नियर द ब्रुक। तो ब्रुक के पास कौन से फूल उगते हैं, आंसर है द फ्लावर्स दैट ग्रो नियर द ब्रुक आर फॉरगेट मी नॉट। तो फॉरगेट मी नॉट ये उस फूल का नाम है जो ब्रुक के पास उगता है। तो ये था हमारा 27th क्वेश्चन और इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास। तो अगर आपको लगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो गया है या फिर कोई क्वेश्चन आपने समझा नहीं है अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर आपको कोई दूसरे चैप्टर का भी ऐसा नोट्स चाहिए तो मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊंगा उनके नोट्स। और इन सब का HD पिक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।